एफसी कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम अपनी क्लास 12th के केमिस्ट्री की जो अब फर्स्ट यूनिट है सॉल्यूशन, क्योंकि फर्स्ट तो सॉलिड स्टेट होती थी, उसको हमारे जो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग उसको हटा दिया गया है। तो हमारी फर्स्ट यूनिट है सॉल्यूशन, उसके हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे और ये एमसीक्यू सभी टॉपिक से होंगे। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 हमें दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज़ यूजफुल इन रिलेटिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन विद इट्स वेपर प्रेशर। कि इसमें ये पूछ रहा है कौन सी इनमें से ऐसी यूनिट है जो वेपर प्रेशर से रिलेटेड है। तो वेपर प्रेशर से रिलेटेड एक ही यूनिट है इनमें, और ये हमें रोल्स लॉ में दे रखा था कि उसकी मोल फ्रैक्शन वेपर प्रेशर से क्या थी, उसके इक्वल थी, उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही थी। तो मोल फ्रैक्शन हमेशा उसमें रिलेटेड होती है वेपर प्रेशर के, ये हमारे रोल्स लॉ से आया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऑन डिजोल्विंग शुगर इन वाटर एट रूम टेम्परेचर सॉल्यूशन फील्स कूल टू टच। जब हम शुगर को डिजोल्व करेंगे वाटर के अंदर रूम टेम्परेचर पे, तो वो सॉल्यूशन हमें कूल फील होगा, यानी कि जब हम उसको टच करेंगे तो वो ठंडा दिखेगा हमें। तो इसमें ये पूछ रहा है कि इसमें जब हम शुगर को डिजोल्व कर रहे थे तो सबसे पहले शुगर किस बिकर के अंदर डिजोल्व होगी। तो पहले दे रखा है शुगर क्रिस्टल इन कोल्ड वाटर के अंदर शुगर के क्रिस्टल ऐड करेंगे तब। दूसरा है शुगर क्रिस्टल इन हॉट वाटर, और थर्ड में दे रखा है पाउडर्ड शुगर इन कोल्ड वाटर, और फोर्थ हमारे पास है पाउडर्ड शुगर इन हॉट वाटर। तो इसमें फर्स्ट, जैसे कि यहाँ पे हमें पता है हॉट वाटर के अंदर यदि हम शुगर को ऐड करेंगे तो वो जल्दी से क्या होगी, मिक्स होगी, लेकिन यदि शुगर को पाउडर्ड फॉर्म में लेंगे तो उससे भी जल्दी होगी। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4, जो कि पाउडर्ड शुगर को हॉट वाटर के अंदर करेंगे तो वो क्या होगी हमारे पास, उससे भी जल्दी से डिजोल्व हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इक्विलिब्रियम के ऊपर, जो रेट है डिजोल्यूशन का सॉलिड का सॉल्वेंट के अंदर, वो वहाँ पे लिक्विड सॉल्वेंट जो है कैसा है, लिक्विड है, उसके अंदर यदि हम सॉलिड सोल्यूट डाल रहे हैं तो उसका रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, या फिर उसका क्या रिलेशन रहेगा। तो इसमें कह रहे हैं कि लेस देन द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, कि जब हम उसके अंदर जैसे ही सॉलिड डाल रहे हैं तो क्या उसके हैंड टू हैंड क्रिस्टल बन जाएंगे या उससे कम रिस्क का रेट रहेगा। सेकंड में दे रखा है कि क्रिस्टल ज़्यादा बनेंगे और सॉलिड हम उसके अंदर कम डिजोल्व कर पाएंगे। और थर्ड दे रखा है इक्वल टू द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी जितनी सॉलिड उसके अंदर डालेंगे उतने ही उसके क्रिस्टल बन जाएंगे। ये इक्विलिब्रियम स्टेट, यानी कि सॉल्यूशन हमारा सैचुरेटेड है। सॉल्यूशन एक बार सैचुरेट हो जाता है तब हम उसके अंदर जो भी सॉलिड डालेंगे तो वो उसके अंदर डिजोल्व ना होके, यानी कि वो तो उसके अंदर डिजोल्व होगा, लेकिन जो पहले से डिजोल्व था वो हमारा उसके नीचे प्रेसिपिटेट बनेंगे, यानी उसका क्रिस्टलाइजेशन होगा। तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, जितना सॉलिड उसके अंदर डालेंगे उतना ही क्या होगा, उसका क्रिस्टलाइजेशन होगा। तो दोनों का रेट क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम के ऊपर हमें पता है कोई भी दो कंडीशन क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा इसका ये ऑप्शन नंबर 3। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बिकर के अंदर हमने एक सॉल्यूशन डाला हुआ है, सॉल्यूशन के अंदर सब्सटेंस ए जो है। अब इसमें कह रहा है कि प्रेसिपिटेशन ऑफ सब्सटेंस ए टेक प्लेस व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ ए इज एडेड टू द सॉल्यूशन, कि जब हम उस ए सब्सटेंस को सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं तो उसी ए सब्सटेंस का प्रेसिपिटेशन हो जाता है। तो वो सॉल्यूशन कैसा है, तो सॉल्यूशन कैसा होगा कि हम उसके अंदर और सॉल्यूट ऐड नहीं कर पा रहे हैं। यदि हम और सॉल्यूट उसके अंदर ऐड कर रहे हैं तो उसका क्या हो रहा है, उसी समय प्रेसिपिटेशन हो रहा है। तो इसका मीन्स ये है कि हमारा जो सॉल्यूशन है सुपर सैचुरेटेड है। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिमम अमाउंट ऑफ ए सॉलिड सॉल्यूट दैट कैन बी डिजोल्व इन ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ गिवन लिक्विड, यानी कि किसी लिक्विड के अंदर हम मैक्सिमम अमाउंट में कितना सॉलिड सॉल्यूट डाल सकते हैं। ये इन चारों में से किस प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, नॉट डिपेंड पूछा है। तो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। यदि हमारे पास कोई सॉल्यूशन ज़्यादा हीटिंग में है, उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, तो हम उसके अंदर सॉलिड को आसानी से ऐड करवा पाएंगे, और उसके नेचर के ऊपर भी डिपेंड करेगा। लेकिन प्रेशर के ऊपर सॉलिड डिपेंड नहीं करता, प्रेशर के ऊपर करती है डिपेंड गैस। यदि वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा तो गैस ज़्यादा डिजोल्व होगी लिक्विड के अंदर, लेकिन सॉलिड के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि सॉलिड के ऊपर प्रेशर बढ़ाएंगे तो वो नहीं है कि ऐसा कि वो डिजोल्व होगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन इसमें आएगा ऑप्शन नंबर 3। अब इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछ रहा है कि लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड एंड टिश्यू ऑफ पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड इज ड्यू टू। ऐसे पीपल जो कहाँ पे रहते हैं, हाई एल्टीट्यूड, ऊंचाई वाली जगह पे, जैसे माउंटेन वगैरह हो गए, हिल्स वगैरह एरिया में, तो उनके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की अमाउंट कम होती है और उनके टिश्यूज़ के अंदर भी ऑक्सीजन की अमाउंट कम है। तो ऐसा क्यों है, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि वहाँ पे
ऊंचाई के ऊपर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होता है और इस वजह से ऑक्सीजन ब्लड के अंदर अच्छे से डिजोल्व नहीं हो पाती है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 7। इसके अंदर पूछ रहा है कि यदि हम कंसिडर करें फॉर्मेशन ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, तो हमें प्रिडिक्ट करना है विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर विल शो ए पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ। अब रोल्स लॉ के अंदर हमने पढ़ा था यदि हमारे पास ऐसे सॉल्यूशन है, यानी कि ऐसे कोई भी दो कंपोनेंट है जिनके अंदर बॉन्डिंग पॉसिबल है, तो वो क्या है, जैसे कि नॉन पोलर है तो नॉन पोलर के अंदर डिजोल्व होता है और पोलर के अंदर। तो वहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि रोल्स लॉ को जिसके अंदर वो आपस में बॉन्डिंग करेंगे यानी कि बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पे मिथेनॉल एसीटोन, क्लोरोफॉर्म एसीटोन, नाइट्रिक एसिड, वाटर, फिनोल और एनिलीन, यहाँ पे इनमें से हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि मिथेनॉल एंड एसीटोन पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। ये हमारे एनसीईआरटी के अंदर इसके पॉजिटिव डेविएशन वाले और नेगेटिव डेविएशन वाले एग्जाम्पल गिवन है, ये उसी में से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब इसमें हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके ऊपर डिपेंड करती है। हमें पता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर डिपेंड करेंगी सॉल्यूट के, ना कि उसके नेचर के ऊपर। तो अब इसमें हमारे ऑप्शन दे रखे हैं इसके, द नेचर ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल्स डिजोल्व इन सोल्यूट, नहीं, नेचर के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगी। नेक्स्ट दे रखे हैं नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, तो इसके ऊपर हमारा क्या करेगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करता है। नेक्स्ट पूछ रहा था फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन पार्टिकल डिजोल्व इन सॉल्यूशन, तो ये भी हमारा नहीं है। नेचर यानी कि ना ही प्रॉपर्टी और नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, 10, 11, ये सारे एक ही पैटर्न के क्वेश्चन हैं। तो इनमें ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन हैविंग द सेम हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं और इन 4 में ये पूछ रहा है कि किस सॉल्यूशन का हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है। तो इसमें हम देखते हैं कि कंसंट्रेशन तो चारों सॉल्यूशन की सेम दे रखी है। अब पहले के अंदर हमें NaOH दिया है, दूसरे के अंदर Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट, तीसरे के अंदर अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3 और फोर्थ वाले के अंदर हमें KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। अब ऐसे क्वेश्चन में हमें ये करके देखना होता है, यानी जिस भी सॉल्यूशन के अंदर ज़्यादा नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स होंगे वहीं उसका हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो NaOH को यदि हम आयनाइज करेंगे तो इसमें एक Na बनेगा, दूसरा OH। इसके नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स कितने आए, इसमें 2। इसमें क्या करेंगे, Na के 2 होंगे और एक सल्फेट, यानी कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स आएंगे, 3। और नेक्स्ट वाले में देखिए यदि एक अमोनियम एक नाइट्रेट, तो इसमें कितने नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स आएंगे, 2। और इससे नेक्स्ट वाले में देखें तो एक पोटेशियम और एक नाइट्रेट, यानी इसका डिसोसिएशन कितने पार्टिकल्स में होगा, 2 में। अब इसमें ये देखना था सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स जिसमें होंगे उसी का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, यानी कि हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी, जो कि हमारा क्या है, सोडियम सल्फेट। अब देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो सेम पैटर्न का, इसमें भी यही पूछा गया है कि कौन से सॉल्यूशन का हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है। तो इसमें देख रहे हैं बेरियम क्लोराइड, जब इसको आयनाइज करेंगे तो इसके अंदर 3 आयंस बनेंगे। इसके अंदर कितने बनेंगे, 3 क्लोरीन और 1 आयरन, यानी कि इसके 4 हो जाएंगे। NaCl इसमें 2 बनेंगे और यूरिया आयनाइज होता ही नहीं है इस एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। तो हमारे सबसे ज़्यादा पार्टिकल्स किसके हो गए, फेरस क्लोराइड, यानी कि FeCl3 के। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज हाईएस्ट फॉर। हम वेपर प्रेशर को क्या कर रहे हैं, लो कर रहे हैं, और वो हाईएस्ट इनमें से किस सॉल्यूशन के लिए होगा। तो इसमें भी सेम पैटर्न फॉलो करेगा, जिसके अंदर ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स आएंगे वही हमारा आंसर होगा। ग्लूकोज के एक्वस सॉल्यूशन के अंदर आयनाइज नहीं होता है, ना ही यूरिया होता है। तो अब देखना 2 में है, बेरियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सॉल्यूशन में 2 ही आयन बनेंगे और बेरियम क्लोराइड के अंदर कितने बनेंगे, 3। एक तो 2 क्लोरीन हो जाएंगे, एक हमारे पास बेरियम हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा इसका करेक्ट आंसर जो है बेरियम क्लोराइड बनेगा, यही हमारा इसका करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर इसमें नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट के अंदर हमें ये पूछा है कि यूनिट ऑफ इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का डायरेक्ट क्वेश्चन है, पहले भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो ये इसकी हमारी होगी केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ठीक है। तो ये हमारी इसकी इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट की यूनिट होती है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें पूछ रहा है इन कंपैरिजन टू ए 0.01 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.01 मोलर मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज। अब इन देखो 2 सॉल्यूशन दे रखे हैं, दोनों की कंसंट्रेशन सेम है। कंपेयर करना है कि इनमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि कंपेयर करके बताना है कितना इनमें गैप होगा। तो
यहाँ पे भी हम वही देखेंगे कि जो हमारे पास ग्लूकोज है आयनाइज नहीं होता है, अकेला ही रहेगा। और मैग्नीशियम क्लोराइड यानी कि इसमें हमारे पास कितने आयंस एटम सेपरेट होंगे, आयंस बनेंगे जब इसको लिक्विड के अंदर डिजोल्व करेंगे वाटर के अंदर, तो इसके 3, तो यानी इससे कितना गुना हो जाएगा, ये रहेगा अबाउट 3 टाइम्स। तो ये हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एन अनराइप मैंगो प्लेस इन ए कंसनट्रेटेड साल्ट सॉल्यूशन टू प्रिपेयर पिकल। हमने क्या लिया है, अनराइप मैंगो यानी कि कोई कच्चा आम जिसे हम कैरी भी बोलते हैं, हम उसको ले रहे हैं और साल्ट सॉल्यूशन के अंदर हमने उसको डाला है अचार बनाने के लिए। तो अब अचार, ये वाटर क्या होता है, उसके अंदर से ये जो हमारा साल्ट होता है किसी भी फ्रूट के अंदर से उसका सारा वाटर को लॉस करवा देता है। और अब इसमें कह रहा है स्राइवल्स यानी कि वो सिकुड़ जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। आप पूछ रहे हैं वो श्रिंक क्यों हुआ, तो इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इट गेन्स वाटर, यदि वाटर को वो गेन करता तो वो स्वेल होता, ना ही श्रिंक होता। दूसरे में कह रहा है इट लॉसेज वाटर, वो पानी को लॉस कर रहा है ड्यू टू रिवर्स ऑस्मोसिस, लेकिन रिवर्स ऑस्मोसिस से नहीं कर रहा है। रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है कि प्रेशर हम बाहर से अप्लाई करते हैं। अब थर्ड ऑप्शन में है इट गेन्स वाटर, वाटर तो गेन कर ही नहीं रहा है। अब ऑप्शन नंबर 4 में कह रहा है इट लॉस वाटर ड्यू टू ऑस्मोसिस, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑस्मोसिस की वजह से ही कोई भी फ्रूट साल्ट सॉल्यूशन के अंदर अपना वाटर को लॉस कर देते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट ए गिवन टेम्परेचर ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस, कि कोई भी हमारे पास गिवन टेम्परेचर है तो उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसकी किसी भी कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन का क्या रहेगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इज़ हायर देन दैट ए डाइल्यूट सॉल्यूशन, इज़ लोअर देन दैट ए डाइल्यूट सॉल्यूशन, इज सेम दैट ऑफ ए डाइल्यूट सॉल्यूशन, और ऑप्शन नंबर 4 है हमारे पास, कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो इसमें हमारा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। वो हमेशा क्या होता है, किसी भी गिवन टेम्परेचर के ऊपर ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है लोअर होता है देन इट्स डाइल्यूट सॉल्यूशन, क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है, ज़्यादा डाइल्यूट होगा, ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल होंगे, उनके ज़्यादा वेपर्स बनेंगे, और ज़्यादा वेपर बनेंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा जनरेट होगा वहाँ पे। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। इसके अंदर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, हमें स्टेटमेंट दे रखी है और इसके अंदर ये पूछ रहा है कि कौन से स्टेटमेंट गलत है। पहली स्टेटमेंट दे रखी है, 2 डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ सुक्रेज ऑफ सेम मोलालिटी प्रिपेयर्ड इन डिफरेंट सॉल्वेंट विल हैव द सेम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। कैसा हो सकता है, कोई भी 2 डिफरेंट सॉल्यूशन है, सुक्रोज से बनाए गए हैं और उनकी मोलारिटी सेम है, और उनको डिफरेंट सॉल्वेंट में बनाए, ये डिफरेंट सॉल्वेंट होते ही ये बात सही हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट सही है हमारी। अब नेक्स्ट इसमें फॉल्स पूछा है तो ये स्टेटमेंट सही है, सारी कंडीशन सेम दे रहा है। अब क्वेश्चन नंबर इसमें ऑप्शन नंबर 2 में कह रहा है कि द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन is given by the equation pi is equal to CRT where C is the molarity of the solution। नहीं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा इसका, इसमें पूछा था कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है, तो ये हमारी जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यहाँ पे। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इसके अंदर कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ वांट ऑफ फैक्टर फॉर KCl NaCl और K2SO4 रिस्पेक्टिवली आर, जितने इनके आयंस बनेंगे उतना ही इनका वेंट ऑफ फैक्टर होगा। यहाँ पे इसके कितने आयन बन रहे हैं, एक पोटेशियम एक क्लोरीन 2, NaCl में भी 2 बन रहे हैं, पोटेशियम क्लोराइड में 3, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो ये हमारा क्या होगा 2, 2 एंड 3, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 में दे रखे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं हमसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, इनमें से जो 4 स्टेटमेंट दे रखे कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। तो अब देखो इसके अंदर फर्स्ट स्टेटमेंट में कह रहा है यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर आर द सेम, दोनों की सेम होती है, प्रेशर की यूनिट है ATM, ठीक है। नेक्स्ट में हमसे पूछ रहा है कि इन रिवर्स ऑस्मोसिस, जो रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस होती है उसके अंदर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम ए रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड टू ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन। लोअर से नहीं होते, हायर से, ये जो लिखा हुआ है ऑस्मोसिस के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, लेकिन यदि यहाँ पे इसने रिवर्स लगा दिया ना तो ये रिवर्स लगाते ये क्या हो गया, फॉल्स स्टेटमेंट हो गई, और जो कि हमें फॉल्स देखनी थी यहाँ पे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2। अब हमें क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है, इसके अंदर पूछ रहा है वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट KH। हेनरी कांस्टेंट को किससे डिनोट करते हैं, K के साथ, नीचे उसमें क्या होता है हाइड्रोजन लगा होता है। अब इसमें फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, कि जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो KH की वैल्यू बढ़ेगी,
यही होता है, इंक्रीज़ होती है टेम्परेचर के साथ केएच की वैल्यू। केएच की वैल्यू क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर की। तो हमारा फर्स्ट आंसर यही हो जाएगा, डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, डायरेक्टली होती है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। अब हमें क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है, उसमें पूछ रहे थे वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट केएच इज। इसमें भी सेम क्वेश्चन है लेकिन ऑप्शन अलग है और पूछने का उसका तरीका भी अलग है। इसमें अलग दे रखा है ग्रेटर फॉर गैसेज विद हायर सोलिबिलिटी। क्या जो केएच की वैल्यू है ऐसी गैसेज की ज़्यादा होती है जिनकी सोलिबिलिटी ज़्यादा हो? नहीं। इसमें पूछ रहे ग्रेटर फॉर गैसेज विद लोअर सोलिबिलिटी। जो भी ऐसी गैसेज होती हैं जिनकी लिक्विड के अंदर सोलिबिलिटी कम हो, हमेशा केएच की वैल्यू उनकी ज़्यादा होती है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा, बाकी के ऑप्शन हमारे सारे क्या हैं, रॉन्ग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमें क्वेश्चन नंबर 21 में दे रखा है वी हैव 3 एक्वस सॉल्यूशन। हमारे पास 3 एक्वस सॉल्यूशन है NaCl। उसके अंदर जो 3 एक्वस सॉल्यूशन है A, B, C और D, यानी A, B, C 3 दे रखे हैं और तीनों की कंसंट्रेशन दे रखी है 0.1 मोलर, 0.01 मोलर और 0.001 मोलर रेस्पेक्टिवली। अब हम इसमें पूछ रहे हैं कि वेंट होप फैक्टर की इन तीनों के लिए वैल्यू क्या होगी, यानी कि इनका ऑर्डर हमारे लिए क्या बनेगा। तो जिसकी कंसंट्रेशन जितनी कम होगी उसके वेंट होप फैक्टर की वैल्यू ज़्यादा होती है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से इक्वल नहीं, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। इसमें क्या दे रखा है, जो कि जिसकी कंसंट्रेशन कम है उसकी वेंट होप फैक्टर की वैल्यू ज़्यादा होगी। हमें इसमें ये नहीं कह रखा कि हमारे पास वो कौन सा है, इसमें यही दे रखा है कि NaCl सॉल्वेंट सभी में सेम है लेकिन उनकी कंसंट्रेशन डिफरेंट है। तो जितनी कंसंट्रेशन कम होगी उसका वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा हमें इफ़ 2 लिक्विड, यदि हमारे पास कोई 2 लिक्विड हैं A एंड B फ्रॉम, बना रहे हैं ये मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप, ठीक है, एट सेम स्पेसिफिक कंपोजिशन, देन तब क्या होगा उसके अंदर, तब अब इसके अंदर हमें कंडीशन दे रहा है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज बिकॉज मोर नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स लिक्विड ए एंड कैन एस्केप फ्रॉम द सॉल्यूशन। ये कह रहा है ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा, यदि वेपर प्रेशर बढ़ाएंगे तो ज़्यादा वेपर्स बढ़ेंगे, नहीं। सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन में कह रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा और क्या बनाएंगे, लेस नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, ओनली वन ऑफ द लिक्विड एस्केप फ्रॉम द सॉल्यूशन, एस्केप तो कर ही नहीं पाएगा। अब ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है A और B दोनों सॉल्यूशन के पार्टिकल्स आपस में इंटरेक्शन करेंगे और वीकर रहेगा देन दोज बिटवीन AA एंड BB। जो सेम टाइप के होते हैं उनके अंदर ज़्यादा इंटरेक्शन होता है, किसके बजाय, डिफरेंट के बजाय। तो ये हमारा ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट रहेगा। अब हमारे पास 23 क्वेश्चन है, उसके अंदर हमें दे रखा है कि KH वैल्यू हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है, ये हम आर्गन के लिए, CO2 के लिए और ये हमारे पास HCH, तीनों हमारे पास गैस है और चौथी मीथेन गैस, इनकी वैल्यू हमारे पास गिवन है। अब कह रहे हैं कि अरेंज दीज गैसेज इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग सोल्यूबिलिटी, इनकी सोल्यूबिलिटी को इंक्रीज करते हुए हमें क्या लिखना है, इनका ऑर्डर लिखना है। तो अब हमें देखना है इनका जो ऑर्डर हमें गिवन है, इसकी 40, 1.67 और 1.83 और सबसे कम 0.41। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास ऑर्डर बन के आएगा ऑप्शन नंबर 3। अब ये ऑप्शन नंबर 3 कैसे आया, इसके अंदर ये देखो आर्गन हमारी नोबल गैस होती है, सबसे कम KH वैल्यू इसकी आएगी, ठीक है। उसके बाद CO2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी गिवन है, उससे कम है। ज़्यादा किसकी वैल्यू, जितनी ज़्यादा वैल्यू रहेगी उतनी ही उसकी KH की वैल्यू कम होगी, KH की वैल्यू जितनी ज़्यादा रहेगी, ठीक है, उतनी ही सोल्यूबिलिटी उसकी कम होगी। यानी कि इसमें कहना क्या चाह रहा है कि KH की वैल्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है सोल्यूबिलिटी के, जितनी ज़्यादा KH वैल्यू उतनी कम सोल्यूबिलिटी। तो इसमें KH की वैल्यू सबसे ज़्यादा 40 दे रखी है इसके हमारे पास आर्गन की, तो इसकी कम आ जाएगी। ऐसे ही है ऑर्डर हमारे पास बन के आएगा और ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे पूछ रहा है कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन हैव द सेम, आइसो का मीन्स होता है सेम, और ऐसे सॉल्यूशन आइसोटोनिक जो सॉल्यूशन होते हैं उनमें सेम क्या होता है, क्या उनकी नॉर्मलिटी सेम होती है, क्या उनकी डेंसिटी सेम होती है, या उनकी मोलर कंसंट्रेशन, या इनमें से कोई भी नहीं। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं जिनकी मोलर कंसंट्रेशन सेम हो। मोलर कंसंट्रेशन, यदि इसके अंदर मोलर कंसंट्रेशन की जगह पे मोलैरिटी भी आ सकता है,
क्योंकि दोनों के दोनों हम कंसंट्रेशन टर्म में ही लेते हैं। नॉर्मेलिटी इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। आइसोटोनिक जिनकी कंसंट्रेशन सेम हो, ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा थर्ड। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 है। इसके अंदर कह रहा है कि द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इन ए क्लोज कंटेनर डिपेंड्स ऑन। कंटेनर कैसा है? क्लोज है। उसके अंदर वेपर प्रेशर लिक्विड का किसके ऊपर डिपेंड करेगा? क्या अमाउंट ऑफ लिक्विड के ऊपर डिपेंड करेगा, या उसके सरफेस के ऊपर डिपेंड करेगा, या इसमें नेक्स्ट दे रखा है टेम्परेचर के ऊपर, या इनमें से किसी के ऊपर भी नहीं। तो टेम्परेचर के ऊपर ही डिपेंड करेगा, क्योंकि आपका कंटेनर क्लोज है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतने ही ज़्यादा उसके अंदर वेपर बनेंगे, और जितने ज़्यादा वेपर बनेंगे ये फिर उस कंटेनर के ऊपर क्या डालेंगे? प्रेशर डालेंगे। तो वो हमारा वेपर का जितनी ज़्यादा वेपर बनेंगे उतनी ही ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा, और वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। अब इसके बाद हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इनमें से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी चार होती हैं: ऑस्मोटिक प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और एक हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसके अंदर हमारा बॉइलिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, फ्रीजिंग पॉइंट भी नहीं है, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ये हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। अब इससे नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल हैव एन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन में ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है इसी में। इसमें ये इथेनॉल एसीटोन नहीं, क्लोरोफॉर्म एसीटोन नहीं, इसमें ये जो हमारे आइडियल सॉल्यूशन का पूछ रहा है। आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं? जिनमें सिमिलरिटी होती है। एन हेक्सेन और एन हेप्टेन। एन का मीन्स यहाँ पे नॉर्मल से है, नॉर्मल हेक्सेन है और नॉर्मल हेप्टेन, दोनों क्या होते हैं? हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। रोल्स लॉ को हर एक कंडीशन के ऊपर जो फॉलो करता है, यानी इन दोनों को जब मिक्स करेंगे तो इनका ना ही वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ठीक है, ना ही इनके अंदर कोई मिक्सिंग होगी। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एजोट्रोपिक सॉल्यूशन है दो लिक्विड का, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? लोअर है देन आइदर ऑफ द टू व्हेन इट इज। कब होगा? उसका यहाँ पे पहले ही लिखता है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? कम। अब बॉइलिंग पॉइंट कब होता है? जो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। नेगेटिव डेविएशन यदि शो करता तो उसका बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे क्या लिखता? ज़्यादा लिखता, ठीक है। और नो डेविएशन इसमें क्या हो जाता? वो क्या फॉलो करता? यहाँ पे रोल्स लॉ को फॉलो करता, और वो आइडियल सॉल्यूशन होता, ना कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो हमारे पास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। इसके बाद हमें क्वेश्चन नंबर 29 दे रखा है। इसमें पूछ रहा है कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, कि ये जो हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है कौन सी? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इनमें से किससे होगी? तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा जो हमारा मोलर मास है सोल्यूट का, मोलर मास ऑफ सोल्यूट से क्या होती है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 30 विच हैज़ द लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट। अभी हमने 3 क्वेश्चन सेम से पढ़े थे, उनमें हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट पूछा था, इसमें पूछ रहा है लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो इसमें लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट के लिए पढ़ चुके, जिसमें ज़्यादा मॉलिक्यूल्स उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। अब लोवेस्ट पूछा है तो जिसमें कम मॉलिक्यूल होंगे तो सबसे कम किस में आएंगे? यूरिया। इसमें तो बन ही नहीं रही, आयनाइज नहीं होता ना यूरिया, इसलिए सबसे लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका हो जाएगा? यूरिया। अब नेक्स्ट है हमारे पास द मोलल एलिवेशन कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट किसके ऊपर डिपेंड करेगा? तो मोलल एलिवेशन कांस्टेंट जो है हमारा नेचर ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ये हमारा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये हमारे 31 क्वेश्चन थे, जो कि क्वेश्चन ये हमारे यूनिट सॉल्यूशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे।